नमस्कार। आज हम जिनकी राजनीतिक यात्रा पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे वे हैं कमलनाथ। उन्हें अक्सर मध्य प्रदेश की राजनीति का एक बड़ा चेहरा, एक अनुभवी रणनीतिकार माना जाता है। तो आज हम उनके लंबे सफर, उनकी राजनीतिक ऊंचाइयों और हाँ, जो चुनौतियां उनके रास्ते में आईं, उन्हें समझने की कोशिश करेंगे जी। और हमारी ये जो पूरी बातचीत है, ये कमलनाथ मध्य प्रदेश की राजनीति का रणनीतिकार नाम के एक लेख के कुछ हिस्सों पर आधारित है। अच्छा। तो हमारा मकसद ये है कि इस सामग्री से जो सबसे जरूरी बातें हैं, जो मुख्य पहलू हैं, उन्हें निकालें और समझें कि कमलनाथ की जो राजनीतिक कहानी है उसके मुख्य बिंदु क्या रहे हैं। हाँ, मतलब उनकी उपलब्धियां क्या थीं? हाँ, उपलब्धियां, फिर उन पर किस तरह के आरोप लगे या आलोचनाएं हुई, उनका लीडरशिप स्टाइल कैसा था जी। और वो अपने पीछे किस तरह की विरासत छोड़ते दिख रहे हैं। कम से कम ये जो स्रोत है वो क्या कहता है इस बारे में। बिल्कुल, स्रोत के नजरिए से समझना जरूरी है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले उनके शुरुआती जीवन और राजनीति में उनके पहले कदम से। ठीक है। कमलनाथ जी का जन्म 18 नवंबर 1946 को उत्तर प्रदेश के इटावा जिले में हुआ था, एक मध्यम वर्गीय परिवार में। स्रोत हमें बताता है कि लीडरशिप और संगठन बनाने की जो क्षमता होती है वो उनमें बचपन से ही नजर आने लगी थी। अच्छा, ये तो दिलचस्प बात है। हाँ, और उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान और सामाजिक अध्ययन की पढ़ाई की। और एक और बात, काफी कम उम्र में ही वे कांग्रेस के छात्र संगठन मतलब NSUI उससे जुड़ गए थे। जी, NSUI। तो ये जो शुरुआती जुड़ाव था राजनीति से, ये उनके आगे के करियर के लिए कितना अहम रहा होगा? देखिए, ये शुरुआती दौर तो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आप सोचिए, एक तरफ तो राजनीति विज्ञान की पढ़ाई मतलब थ्योरी, एकेडमिक समझ, हाँ, और दूसरी तरफ छात्र राजनीति का जमीनी अनुभव, प्रैक्टिकल। बिल्कुल। तो ये दोनों चीजें मिलकर एक बहुत मजबूत बुनियाद तैयार करती हैं, कह सकते हैं। सही बात है। और स्रोत भी यही इशारा कर रहा है कि संगठन क्षमता का इतनी जल्दी दिखना वो बाद में पार्टी संगठन पर उनकी जो पकड़ बनी उसका एक तरह से संकेत था। अच्छा। स्रोत ये भी मेंशन करता है कि उनके परिवार ने भी उन्हें प्रोत्साहित किया शिक्षा और लीडरशिप के रास्ते पर, तो वो भी एक सपोर्ट सिस्टम रहा होगा शुरुआती विकास में। ये सिर्फ राजनीति में रुचि लेना नहीं था, जैसा आपने कहा। वो सक्रिय रूप से छात्र संगठन का हिस्सा बने, वहां अनुभव हासिल किया, तो वो एक सीढ़ी की तरह काम आया होगा बाद में राष्ट्रीय राजनीति के लिए। बिल्कुल, और ये नींव वाकई मजबूत साबित हुई, क्योंकि उनका राजनीतिक सफर देखिए दशकों लंबा रहा है। बहुत लंबा। 1970 के दशक में कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए, फिर कई बार लोकसभा सदस्य चुने गए। छिंदवाड़ा से उनका जुड़ाव तो खैर जाहिर है ही। जी बिल्कुल। केंद्र सरकार में अलग अलग मंत्रालयों की जिम्मेदारी संभाली और फिर 2018 में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी बने। हाँ, मुख्यमंत्री बने। स्रोत उन्हें बार बार ये शब्द इस्तेमाल करता है, राजनीतिक रणनीतिकार जी, और कांग्रेस के अनुभवी नेता। हाँ, ये दोनों टर्म्स। हाँ, मतलब इतने लंबे समय तक, लगभग 50 साल राजनीति के केंद्र में बने रहना, ये अपने आप में काफी एक्स्ट्राऑर्डिनरी है। तो स्रोत इस निरंतरता को कैसे समझाता है? क्या वो किसी खास रणनीति या स्टाइल की तरफ इशारा करता है? हाँ, देखिए, स्रोत इसको महज इत्तेफाक नहीं मानता। जाहिर है, इतने दशकों तक सक्रिय राजनीति में टिके रहना, फिर अलग अलग भूमिकाओं में सफल होना, चाहे वो संगठन के अंदर हो या सरकार में, और अपना प्रभाव भी बनाए रखना, ये कोई आसान काम नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। तो स्रोत इसे सीधे तौर पर उनकी जो गहरी रणनीतिक समझ है और जो पॉलिटिकल स्किल्स हैं उससे जोड़ता है। अच्छा। मतलब राष्ट्रीय राजनीति में इतने साल तक एक प्रमुख चेहरा रहने के बाद फिर राज्य की राजनीति के शिखर तक पहुंचना, मुख्यमंत्री बनना, ये उनके राजनीतिक धैर्य और कह सकते हैं सही समय पर सही चाल चलने की क्षमता का प्रमाण है, ऐसा स्रोत दिखाता है। ये भी पता चलता है कि वो राष्ट्रीय और राज्य दोनों स्तर की राजनीति की नब्ज पहचानने में माहिर रहे हैं। सही। और मुख्यमंत्री के तौर पे ठीक है, कार्यकाल थोड़ा छोटा रहा, लेकिन स्रोत उनकी कुछ मुख्य उपलब्धियों का जिक्र जरूर करता है। जी, करता है। जैसे मध्य प्रदेश में औद्योगिकीकरण और नया इन्वेस्टमेंट लाने की कोशिशें। हाँ, इंडस्ट्री और इन्वेस्टमेंट पर फोकस। हाँ, फिर कृषि क्षेत्र और किसानों के कल्याण के लिए कुछ योजनाएं लागू करना, और साथ ही शिक्षा, स्वास्थ्य, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन क्षेत्रों में सुधार के प्रयास। ये तो खैर किसी भी सरकार के लिए जरूरी क्षेत्र होते ही हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। ये तो वो कोर एरियाज हैं जिन पर किसी भी राज्य का विकास टिका होता है। हाँ। असों के कुछ पॉजिटिव रिजल्ट्स भी दिखने शुरू हुए थे। अच्छा।
एक बात जो स्रोत खास तौर पर हाईलाइट करता है वो ये कि उन्होंने सिर्फ राज्य के अंदर ही नहीं बल्कि औद्योगिक निवेश को अट्रैक्ट करने के लिए इंटरनेशनल लेवल पर भी पहल की। ओके, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी? जी, ये उनकी जो विकास को लेकर सोच थी उसके व्यापक दायरे को दिखाता है। ये सिर्फ लोकल इश्यूज तक सीमित नहीं था बल्कि ग्लोबल इकोनॉमी से जुड़ने का एक प्रयास भी था, जैसा स्रोत हमें बताता है। स्रोत शायद कुछ खास औद्योगिक नीतियों या निवेश सम्मेलनों का हवाला भी देता है इन कोशिशों को समझाने के लिए। चलिए, अब अगर उनकी लीडरशिप स्टाइल और थोड़े व्यक्तिगत पहलुओं पर बात करें तो स्रोत एक दिलचस्प तस्वीर पेश करता है। हाँ, कैसे? एक तरफ उन्हें एक कुशल रणनीतिकार बताया गया है जिनकी कांग्रेस संगठन पर मजबूत पकड़ है। जी। दूसरी तरफ उनकी सामाजिक सक्रियता का भी जिक्र है, खासकर शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में उनके योगदान का। अच्छा, सोशल वर्क भी? हाँ, और साथ ही ये बात भी दर्ज है कि इतने ऊंचे राजनीतिक पद पर रहने के बावजूद वो निजी जीवन में सादगी बनाए रखने की कोशिश करते थे और अक्सर ये संदेश देते थे कि राजनीति सत्ता भोगने के लिए नहीं बल्कि समाज सेवा का माध्यम है। तो स्रोत इन दो अलग अलग छवियों को, मतलब एक तरफ वो घाघ रणनीतिकार और दूसरी तरफ सादगी पसंद जनसेवक, इनको कैसे पेश करता है? क्या इनमें कोई तालमेल दिखता है या एक तरह का कॉन्ट्राडिक्शन? नहीं, देखिए, स्रोत इन दोनों पहलुओं को उनके व्यक्तित्व और राजनीतिक शैली का हिस्सा ही मानता है। ऐसा नहीं लगता कि स्रोत इनमें कोई सीधा विरोधाभास देख रहा है। अच्छा। ऐसा लगता है कि स्रोत के अनुसार ये दोनों पहलू एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते थे, पूरक थे। कैसे? देखिए, एक तरफ पार्टी संगठन पर कंट्रोल और स्ट्रैटेजिक फैसले लेने की क्षमता, ये सत्ता के गलियारों में जरूरी है। हाँ, वो तो है। और दूसरी तरफ सामाजिक कामों से जुड़ाव और सादगी वाली छवि, ये जनता के बीच एक पॉजिटिव इमेज बनाने में मदद करती है। सही बात है। कई नेता इस तरह का संतुलन साधने की कोशिश करते हैं। हाँ। और स्रोत बताता है कि उनकी ये जो शैली थी, जिसमें संगठनात्मक मजबूती और जनता से सीधे संपर्क का मिश्रण था, ये शायद उनकी लंबे समय तक बनी रही लोकप्रियता का एक कारण हो सकती है। राजनीतिक रणनीति और जनसेवा का ये संदेश दोनों मिलकर उनकी एक थोड़ी जटिल लेकिन प्रभावी छवि बनाते हैं, ऐसा स्रोत का विश्लेषण लगता है। हाँ, और स्रोत ये भी इशारा करता है कि वो कई बार जमीनी स्तर पर सीधे जनता के बीच जाकर उनकी समस्याएं सुनते थे, जिससे उनका एक कनेक्ट बना रहा। जी। लेकिन जैसा कि इतने लंबे और प्रभावशाली राजनीतिक करियर में अक्सर होता है, हाँ, विवाद तो होते हैं। हाँ, उनका सफर विवादों और आलोचनाओं से भी घिरा रहा। स्रोत इस बात का साफ उल्लेख करता है कि उनके मुख्यमंत्री काल के दौरान लिए गए कई फैसलों पर और उससे पहले भी उनके राजनीतिक कदमों पर काफी विरोध हुआ, मीडिया में भी आलोचना हुई। ये बिल्कुल स्वाभाविक है, खासकर जब कोई नेता इतने लंबे समय तक सत्ता के इतने करीब रहा हो। हर बड़े फैसले की बारीकी से जांच होती है, उसका विरोध भी होता है। सही। स्रोत खास तौर पर उनकी जो निवेश और औद्योगिक नीतियां थीं, उनको लेकर विपक्ष और कुछ स्थानीय संगठनों के साथ टकराव का जिक्र करता है। अच्छा, टकराव भी हुए? जी, ये शासन की उस कॉम्प्लेक्सिटी को दिखाता है जहां विकास के नाम पर उठाए गए कदम भी कई बार स्थानीय हितों या शायद पर्यावरण संबंधी चिंताओं के कारण विरोध का सामना करते हैं। हाँ, ये होता है। स्रोत शायद इन टकरावों के कुछ स्पेसिफिक उदाहरण भी देता होगा, जैसे किसी खास प्रोजेक्ट पर हुआ विवाद। इसके साथ ही स्रोत ये भी बताता है कि उनके राजनीतिक विरोधी, चाहे वो पार्टी के अंदर के हों या बाहर के, और यहाँ तक कि कुछ एनालिस्ट ने भी उनके कई निर्णयों को सिर्फ चुनावी रणनीति या राजनीतिक फायदे से प्रेरित बताया। अच्छा, मतलब मोटिव पर सवाल। हाँ, मतलब उनके हर कदम को सिर्फ प्रशासनिक या विकास की नजर से नहीं देखा गया, बल्कि राजनीतिक नफे नुकसान के चश्मे से भी देखा गया और इसकी आलोचना हुई। देखिए, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि स्रोत इन आलोचनाओं और विवादों का जिक्र कर रहा है, उन्हें दर्ज कर रहा है। हाँ। लेकिन उन पर अपना कोई फैसला नहीं सुना रहा। वो बस ये बता रहा है कि इस तरह की बातें उनके बारे में कही गई। सही। लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले या प्रभावशाली पदों पर रहने वाले नेताओं को अक्सर इस तरह की आलोचनाओं का सामना करना ही पड़ता है। ये तो है। ये राजनीतिक प्रक्रिया का हिस्सा है, जहां हर पक्ष अपने नजरिए से चीजों को देखता है और पेश करता है। स्रोत बस उसी प्रक्रिया को दर्शा रहा है। कोई फैसला किसी को विकास के लिए जरूरी लग सकता है, तो किसी और को वही फैसला सिर्फ वोट बटोरने की कवायद नजर आ सकता है। स्रोत इन अलग अलग दृष्टिकोणों को सामने रख रहा है, जो उनके राजनीतिक जीवन की थोड़ी विवादास्पद प्रकृति को उजागर करता है। बिल्कुल। अब चर्चा के आखिर में आते हैं उनकी विरासत और प्रभाव पर। स्रोत इस बारे में क्या कहता है?
उनका मध्य प्रदेश और देश की राजनीति पर किस तरह का असर रहा है? स्रोत का जो निष्कर्ष है वो काफी स्पष्ट है। वो मानता है कि कमलनाथ का मध्य प्रदेश और भारतीय राजनीति पर एक लंबा और गहरा प्रभाव रहा है। स्रोत इस बात का क्रेडिट देता है कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को मध्य प्रदेश में एक मजबूत संगठनात्मक ढांचा दिया और रणनीतिक दिशा भी दी। अच्छा, संगठन पे फोकस। जी, उनके मुख्यमंत्री कार्यकाल और उससे पहले जब वो मंत्री थे, उस दौरान कृषि, शिक्षा और औद्योगिकरण के क्षेत्र में जो प्रयास किए गए, उनका सकारात्मक असर भी स्रोत में दर्ज है। और उनका जो दशकों का अनुभव है, वो उन्हें भारतीय राजनीति के एक बहुत ही अनुभवी और महत्वपूर्ण नेता के रूप में स्थापित करता है, ऐसा स्रोत का मानना है। तो कुल मिलाकर स्रोत उन्हें एक ऐसे नेता के तौर पर देखता है जिनका करियर राजनीति, समाज सेवा और प्रशासन का एक मिला-जुला रूप है, एक तरह का संगम। हाँ बिल्कुल, स्रोत का सार यही निकलता है। वो मानता है कि विवादों और आलोचनाओं के बावजूद मध्य प्रदेश की राजनीति और उसके विकास में कमलनाथ का योगदान महत्वपूर्ण रहा है। ठीक है। स्रोत उनकी विरासत को इस तरह से देखता है कि एक सफल राजनीतिक करियर के लिए सिर्फ रणनीति या सिर्फ अनुभव ही काफी नहीं है, बल्कि जनसेवा की भावना और प्रशासनिक क्षमता, इन सब का संतुलन भी जरूरी है। स्रोत उनके जीवन को सिर्फ सत्ता के इर्द गिर्द घूमने वाली कहानी नहीं मानता, बल्कि उसे सामाजिक और आर्थिक बदलाव लाने के एक गंभीर प्रयास के रूप में भी प्रस्तुत करने की कोशिश करता है। तो ये थी कमलनाथ के राजनीतिक जीवन की एक, कह सकते हैं, विस्तृत तस्वीर जो हमें इस उपलब्ध सामग्री से मिलती है। एक ऐसे नेता की कहानी जो रणनीतिकार भी रहे, प्रशासक भी, और जिनका सफर उपलब्धियों और विवादों दोनों से भरा रहा। जी। स्रोत ने उनके इस बहुआयामी और लंबे करियर को समेटने का एक प्रयास किया है। हाँ, और स्रोत का जो विश्लेषण है वो हमें उनके करियर में रणनीति, अनुभव और जनसेवा के इस थोड़े जटिल मिश्रण पर सोचने को मजबूर करता है। अगर हम इस खास उदाहरण से थोड़ा हटकर एक बड़े सवाल पर सोचें, तो ये सोचना दिलचस्प होगा कि आमतौर पर किसी भी नेता के लिए अपने जो लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पॉलिटिकल गोल होते हैं, और जनता की जो तात्कालिक जरूरतें होती हैं, सेवा की मांगे होती हैं, इनके बीच संतुलन साधना कितना मुश्किल होता है। ये जो एक तरह का तनाव हमेशा बना रहता है, ये नेताओं के फैसलों, उनके कामों और आखिरकार उनकी विरासत को किस तरह से आकार देता है, ये एक बड़ा सवाल है। जी, ये एक ऐसा सवाल है जो शायद सिर्फ कमलनाथ पर ही नहीं, बल्कि राजनीति के कई लंबे खिलाड़ियों के करियर पर लागू होता है और हमें सोचने पर मजबूर करता है।